नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। क्या लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के मिशन संभल का असली मकसद मुसलमान वोटों को जोड़ना ही है? क्या इसीलिए आज उनकी पार्टी ने गाजीपुर बॉर्डर पर हजारों लोगों को एक तरह से बंधक बनाए रखा? दिखाएंगे आपको राहुल की संभल पॉलिटिक्स का एक दूसरा चेहरा और बताएंगे कि राहुल गांधी की गाड़ी गाजीपुर से लौटने के बाद कर्नाटक के बेल्लारी का रुख क्यों नहीं कर रही। देश का मूड मीटर की दूसरी स्टोरी में दिखाएंगे कि कैसे इस बार संगम नगरी में महाकुंभ के दौरान गंगा यमुना के साथ साथ तकनीक का भी अद्भुत संगम होने जा रहा है। लेकिन शुरुआत कांग्रेस की सुविधा वाली सियासत को बेनकाब करने वाली पड़ताल के साथ। तो इन दिनों देश की सियासत की धुरी बन चुका है उत्तर प्रदेश का संभल जिला। विपक्ष ने संभल हिंसा पर बहस की मांग को लेकर संसद नहीं चलने दिया था, लेकिन जब सरकार मानी और संसद में कामकाज शुरू हुआ तो लोकसभा में विपक्ष के नेता संसद की बजाय संभल की ओर निकल पड़े। उनकी बहन और वायनाड की सांसद प्रियंका गांधी भी उनके साथ होली, लेकिन भाई बहन की गाड़ी दिल्ली यूपी के बॉर्डर से आगे नहीं बढ़ पाई, क्योंकि सामने खड़े थे यूपी पुलिस के जवान और उनके हाथों में था संभल पुलिस का फरमान। और वो फरमान साफ साफ कहता है कि 10 दिसंबर तक किसी भी नेता को संभल में एंट्री नहीं दी जाएगी। लेकिन राहुल गांधी संभल जाने की जिद पर अड़े हुए थे। उनका कहना था कि वो संभल पहुंचकर हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों से मिलकर उनका दर्द बांटेंगे। लेकिन प्रशासन का मानना है कि दर्द बांटने की यह सियासी मुहिम संभल के जख्मों को फिर से हरा कर सकती है। संभल प्रशासन को यह भी डर है कि ऐसी सियासी कसरत फिर से संभल को आग की ओर झोंक सकती है, उसकी आग को और भड़का सकती है। लिहाजा शासन प्रशासन ने संभल में नेताओं की एंट्री बैन कर रखी। सो राहुल गांधी यूपी में घुस तो नहीं पाए, इसलिए गाजीपुर बॉर्डर पर ही संविधान, लोकतंत्र, अधिकार सारे नारे उछालने लग गए। योगी मोदी सरकार को जमकर उन्होंने कोसा। राहुल गांधी संभल जाकर जो सियासी माहौल सेट करना चाहते थे, उनकी इच्छा और उनकी यात्रा दोनों अधूरी रह गई। राहुल को रोके जाने से प्रियंका तो इतनी नाराज हो गई कि राहुल गांधी को सुपर स्पेशल बताने लग गई। पूछने लगी कि नेता प्रतिपक्ष को रोक कैसे सकते हैं। एक बार प्रियंका गांधी को सुनिए, फिर आगे की कहानी बताएंगे। देखिए, जो संभल में हुआ है वो गलत है। राहुल जी नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके संवैधानिक अधिकार होते हैं, वो बाकी लोगों से अलग होते हैं, उनको रोका नहीं जा सकता। इस तरह से उनका संवैधानिक पद है, संवैधानिक अधिकार है कि उनको अलाउ किया जाए कि वो पीड़ितों से मिलने जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं अकेला चले जाऊंगा, यूपी की पुलिस के साथ मैं अकेला चले जाऊंगा, मुझे अकेला ले जाइए। वो भी करने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस वालों के पास कोई जवाब नहीं है। तो प्रियंका की नजर में राहुल के अधिकार बाकी लोगों से अलग हैं, लेकिन सुपर स्पेशल राहुल गांधी की सियासी लड़ाई ने गाजीपुर बॉर्डर पर कॉमन मैन का क्या हाल कर दिया, एक बार वो भी जरा देख लीजिए। राहुल की यात्रा की वजह से ट्रैफिक में हजारों लोग फंस के रह गए, गाड़ियों की लाइन लग गई। रोजाना कमाने खाने के लिए दिल्ली यूपी आने जाने वाले लोगों में से कुछ लोगों ने अपनी नाराजगी जाहिर कर दी और पूछ लिया कि भाई ये जाम कब खुलेगा। उसके बाद की हालत भी आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। कुछ लोग जो राहुल और प्रियंका की मौजूदगी में ही जो कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने आम लोगों से मारपीट करना शुरू कर दिया। पुलिस वाले रोकते तब तक तो कई थप्पड़ चल चुके थे। खैर, अपने बड़े नेता की मौजूदगी में जो छोटे मोटे नेता होते हैं, उनका हौसला, कार्यकर्ताओं का हौसला तो वैसे ही हाई रहता है, बाहें पहले से ही चढ़ी रहती है और इसका भुगतान आम लोगों को करना पड़ता है। लेकिन गौर कीजिए कि राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेसी नेता एक आम आदमी को किस अंदाज में उसकी हैसियत बता दे रहे हैं, जबकि उनके नेता राहुल गांधी हर मंच से गरीब, दलित, आम आदमी यही नारे उछालते रहते हैं।
अब आपको जाम और बवाल की इन तस्वीरों के साथ कल के एक और बयान की याद दिलाता हूं। संभल हिंसा में घायल लोगों से मिलने के लिए कट्टरपंथी मौलाना तौकीर रजा चुपके से मुरादाबाद अस्पताल पहुंच गए थे। और पता है उन्होंने वहां क्या बोला था? वहां तौकीर रजा ने कहा था कि इस मुद्दे को लेकर चक्का जाम कर देना चाहिए, देश की पार्लियामेंट को घेर लेना चाहिए। और इत्तेफाक देखिए कि एक दिन पहले तौकीर रजा बयान देते हैं और अगले 24 घंटे के भीतर कांग्रेस पार्टी गाजीपुर बॉर्डर पर चक्का जाम कर देती है। खैर, तौकीर जैसे कट्टरपंथी ने मौलानाओं से अगर कांग्रेस की कोई डील हुई हो तो यह उनका इंटरनल मामला है, फिलहाल हमें उसकी जानकारी नहीं है। लेकिन राहुल के मिशन संभल को बीजेपी इंडी गठबंधन की इंटरनल कुश्ती बता रही है। कह रही है कि अखिलेश संसद में संभल पर बोल लिए, मुसलमान वोट सेट कर लिया, राहुल वो नहीं कर पाए, इसीलिए आनन फानन में अगले दिन संभल की राह पकड़ ली उन्होंने। और तो और खुद अखिलेश के चाचा रामगोपाल यादव भी राहुल पर तंज कस रहे हैं। एक बार दोनों बयान सुन लीजिए, फिर इस घमासान की अगली तस्वीर आपको दिखाता हूं। कांग्रेस पार्टी का ये जो सो कॉल्ड यात्रा थी, ये इंडी गठबंधन की आपसी प्रतिस्पर्धा के भाव से अधिक प्रेरित थी, जो इंडी गठबंधन के भिन्न भिन्न दलों में अपने उस कोर वोटर को अपने कब्जे में रखने की छटपटाहट से प्रेरित है। वो मूल वोट जिस कारण से इंडी गठबंधन एक हुआ है, उस पे कब्जे की ये छटपटाहट है। पार्लियामेंट में उठा नहीं रहे, वहां जा रहे हैं। पार्लियामेंट में उठा नहीं रहे, वहां जा रहे हैं। पार्लियामेंट में उठा नहीं रहे, वहां जा रहे हैं। तो रामगोपाल यादव कह रहे हैं कि राहुल गांधी पार्लियामेंट में तो संसद का मुद्दा उठा नहीं रहे, वो अडानी से आगे बढ़ ही नहीं पा रही उनकी गाड़ी, और जा रहे हैं संभल। तो एक बात तो यहां स्पष्ट है कि योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी को बॉर्डर पर रोका, तो इंडी गठबंधन के भीतर जो संभल वाली रेस चल रही है उसमें अखिलेश यादव राहुल गांधी से आगे निकल गए, राहुल पिछड़ गए और गाजीपुर से घर लौट गए। लेकिन यहां एक सवाल है जिसका जवाब राहुल और कांग्रेस दोनों को देना चाहिए। देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संभल जाने को लेकर जो सक्रियता दिखाई, संभल हिंसा के पीड़ितों के लिए राहुल के मन में जो हमदर्दी का ज्वार उठ रहा है, उनकी ऐसी ही हमदर्दी क्यों नहीं जाग रही? जबकि कर्नाटक के बेल्लारी जिले में पिछले 15 दिनों में 2 सरकारी अस्पतालों में डिलीवरी के दौरान 5 महिलाओं की मौत हो चुकी है। और पता है क्यों? क्योंकि आरोप यह है कि इन सभी गर्भवती महिलाओं को सरकारी अस्पताल में घटिया दवाई दी गई। आरोप यह है कि इन अस्पतालों में घटिया ग्लूकोज की सप्लाई हो रही थी, जो आईवी सेट के जरिए जब महिलाओं को चढ़ाया गया तो उनकी जान चली गई। लेकिन अब तक न सीएम सिद्धारमैया, न डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार, न कर्नाटक से आने वाले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और न ही राहुल गांधी, इन सभी में से किसी को भी इन महिलाओं की मौत पर दुख जताने का वक्त नहीं मिला है। एक शब्द उन्होंने नहीं लिखा है सोशल मीडिया पे, एक बयान जारी नहीं किया, जबकि संभल को लेकर कांग्रेस का पूरा सिस्टम एकदम सुपर एक्टिव है। तो ऐसे में तो सवाल उठेगा ना कि ना महिला ना किसान, कांग्रेस के लिए सिर्फ एक वोट बैंक है, वो है मुसलमान। राहुल की सहूलियत वाली सियासत का यह कोई इकलौता उदाहरण नहीं है। इसी कर्नाटक के विजयपुरा में वक्फ बोर्ड ने हाल ही में अचानक से किसानों की 1200 एकड़ जमीन पर दावा ठोक दिया था। किसानों के पैरों के नीचे जमीन खिसक गई थी। बीजेपी ने जब बड़ा हंगामा खड़ा किया, वक्फ संशोधन बिल पर बनी जेपीसी की टीम जब किसानों से मिलने गई, तब दबाव में आकर कर्नाटक सरकार ने हस्तक्षेप किया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस दौरान राहुल गांधी ने इस पर एक शब्द नहीं कहा, कोई सोशल मीडिया पोस्ट तक नहीं किया, जबकि आए दिन कांग्रेस के नेता खुद को किसानों का सच्चा हितैषी बताते नहीं थकते, मोदी सरकार को किसान विरोधी बताते हैं। क्या राहुल गांधी ने विजयपुरा के किसानों की गुहार इसलिए नहीं सुनी क्योंकि वहां आरोप वक्फ बोर्ड पर था और वक्फ की मनमानी के खिलाफ बोलने से उन्हें मुसलमान वोट खिसकने का डर सताता है? और वहां संभल के मामले में राहुल गांधी
गाड़ी की छत पर जो चढ़ जाते हैं, क्या इसलिए क्योंकि संभल में विक्टिम मुसलमान है और यूपी में सरकार बीजेपी की है? और यह स्थिति राहुल गांधी की सियासत को सूट करती है। राहुल गांधी को संभल कांड में यूपी सरकार की नाकामी तो साफ साफ दिखती भी है और वो दिखा भी रहे हैं, लेकिन राहुल न कभी कर्नाटक का हाल दिखाएंगे और न ये बताएंगे कि उनकी पार्टी के की सरकार वाले जो दूसरे राज्य हैं वहां क्या हालात। तो राहुल गांधी का स्टैंड और कांग्रेस पार्टी का ट्रेंड दोनों यही कहता है। और ये ट्रेंड क्या है? ये ट्रेंड ये है कि गैर कांग्रेसी सरकार में विक्टिम में मुसलमान को खोजो और अपनी सरकार हो तो विक्टिम का धर्म पूछना असंवैधानिक। अब इस ट्रेंड और स्टैंड दोनों को डबल स्टैंडर्ड न कहा जाए तो क्या कहा जाए? कांग्रेस की सत्ता वाले एक और राज्य तेलंगाना की भी स्थिति आपको दिखाता हूं। पिछले महीने तेलंगाना में कई हिंदू मंदिरों को नुकसान पहुंचाए जाने के मामले सामने आए हैं। रंगारेड्डी जिले में उपद्रवियों ने एक मंदिर को नुकसान पहुंचाया। तेलंगाना के भूपलपल्ली जिले के एक प्राचीन हनुमान मंदिर में आग लगाने की भी खबर आई। शमशाबाद में भी एक मंदिर को नुकसान पहुंचाया गया। ऐसी आधा दर्जन से ज्यादा घटनाएं हो चुकी है, लेकिन वहां जाना तो छोड़ दीजिए, राहुल और प्रियंका को इतनी फुर्सत भी नहीं मिली कि उस पर एक लाइन बोल सके। एकदम खामोश हैं कि जैसे कहीं कुछ हुआ ही नहीं। और तेलंगाना के मामले में राहुल की अनदेखी का ये कोई इकलौता मामला नहीं है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि तेलंगाना के भीतर राज्य सरकार सामाजिक कल्याण के नाम पर आदिवासी और पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए जो स्पेशल रिहायशी स्कूल चलाती है, रेसिडेंशियल स्कूल चलाती है, उसमें साल भर के भीतर 49 बच्चों की मौत हो चुकी है और इसमें से 30 स्टूडेंट ने आत्महत्या की है, 30 छात्रों ने सुसाइड किया है और 5 की मौत फूड पॉइजनिंग की वजह से हुई है। तो 14 बच्चों की मौत बीमारी से बताई जा रही है। आप सोचिए, एक साल के भीतर इतनी बड़ी घटना। और मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के पास ही शिक्षा विभाग है, लेकिन क्या आपने सुना कि राहुल गांधी इस पर कोई बयान उन्होंने दिया हो? आपने देखा कि राहुल गांधी ने कहीं किसी मंच से कुछ कहा हो या किसी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस घटना पे कोई दुख जताया हो या कोई गुस्सा जाहिर किया हो कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है? तभी नहीं, जबकि यही राहुल गांधी लगभग हर मंच से आदिवासियों की हक की बात करते रहते हैं, पिछड़े वर्गों के हितों की रक्षा की बात करते रहते हैं, लेकिन यहां उनके शासन वाले राज्य में, उनकी पार्टी के शासन वाले राज्य में इतनी बड़ी घटना हो रही है और उसकी कहीं चर्चा तक नहीं, कोई चू तक नहीं कर रहा। राहुल गांधी एक बार भी उनको यह आइडिया नहीं आया कि इस पर कोई बात की जाए। बाहर में नहीं, सार्वजनिक तौर पे नहीं, तो खुद से ही जाकर अपने नेताओं के बीच में ही बात करते, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे। क्या इसलिए क्योंकि उससे उनकी अपनी सरकार की पोल खुल जाएगी? असल में समझिए कि राहुल न तेलंगाना के अपने सीएम रेवंत रेड्डी को बचा रहे हैं और न कर्नाटक के सिद्धारमैया को, और न संभल के मुद्दे पर वो योगी को बेनकाब कर रहे हैं। असल में इस तरह की सियासत करके वो कांग्रेसी तुष्टीकरण को एक तरीके से एक्सपोज कर रहे हैं, क्योंकि अगर उनका कंसर्न यह है कि सामाजिक सद्भाव, अगर संभल में सामाजिक सद्भाव जो है वो खराब हुआ है, दो कम्युनिटी के बीच में इस तरह का माहौल बन गया है जो कि अच्छा नहीं है और इसको एड्रेस किए जाने की जरूरत है, तो तेलंगाना में भी यही हो रहा है। यहां भी मंदिर मस्जिद का विवाद है और तेलंगाना में भी आधा दर्जन से ज्यादा मामले हैं जिसमें कि मंदिर मस्जिद का विवाद है, मंदिर को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन वहां जो घटनाएं हो रही है उस पर राहुल गांधी एक शब्द नहीं बोलना चाहते, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है क्योंकि उनको लगता है कि उन्हें सिर्फ तभी बोलना है जब विक्टिम मुसलमान होगा। जब विक्टिम किसी भी दूसरे धर्म का हो वो नहीं बात करेंगे, क्योंकि यह उनकी सुविधा वाली सियासत को सूट नहीं करता।
बहरहाल अब रुख करते हैं अगली स्टोरी का और बताते हैं कि संगम नगरी में कैसे इस बार महाकुंभ के दौरान तकनीक का भी एक अद्भुत संगम होने जा रहा है। तो महाकुंभ सनातन का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला और दुनिया का यूं कहें कि सबसे बड़ी जुटान, लेकिन हजारों सालों से चला आ रहा सनातन का एक खास आयोजन क्या इस बार भी दुनिया को चौंकाने वाला है? यूपी के सीएम योगी का संकल्प जो है वो कम से कम यही दिखा रहा है, बता रहा है। अयोध्या के दीपोत्सव को इंटरनेशनल पहचान देने वाले योगी 13 जनवरी से शुरू हो रहे प्रयागराज महाकुंभ के शुरू होने से पहले ही उसे एक नई पहचान दे चुके हैं, और वो पहचान है एक जिले की पहचान। प्रयागराज में संभल से लगे महाकुंभ के इलाके को यूपी का 76वां जिला घोषित करने का योगी का फैसला कैसे ऐतिहासिक है और कैसे भविष्य में होने वाले महाकुंभ के लिए कामयाबी का एक नया सिस्टम गढ़ने वाला है। मूड मीटर की दूसरी एक्सक्लूसिव स्टोरी इसी से जुड़ी हुई। पूरे भारत को प्रशासनिक स्तर पर हम राज्यों के संघ के तौर पर देखते हैं, लेकिन राज्यों के लिए प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई जो है, सबसे महत्वपूर्ण कड़ी जो है, वो है जिला। और इस लिहाज से पूरा भारत 787 जिलों में बटा हुआ है। प्रयागराज महाकुंभ को जिले का दर्जा देकर योगी ने वो फुल प्रूफ व्यवस्था बना दी है, जिससे दुनिया के इस सबसे बड़े मेले की न सिर्फ प्रशासनिक बल्कि विधायी और न्यायिक निगरानी भी एक साथ संभव हो पाएगी। पूरे मेला ही जिले के तौर पर संचालित किया जाएगा। योगी की इस ऐतिहासिक पहल ने दशकों में बनी उस सोच को भी खत्म कर दिया है जिसमें माना जाता था कि ऐसे बड़े धार्मिक आयोजन तो भगवान भरोसे चलते हैं, लेकिन मेला क्षेत्र को जिला घोषित करने का मतलब उसे सीधे सीधे संवैधानिक जिम्मेदारियों से जोड़ना है। एक जिले की औसत आबादी 20-25 लाख के आसपास मानी जाती है, जिसमें हर नागरिक के लिए पूरी तरह से प्रशासन को जिम्मेदार माना जाता है। प्रयागराज महाकुंभ में इस बार 50 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है, और ऐसे में सीएम योगी के फैसले ने प्रयागराज महाकुंभ में आने वाले एक एक श्रद्धालु के लिए प्रशासन की जिम्मेदारी तय कर दी। उनकी सुविधा, उनकी सुरक्षा, एक तरीके से सबकी फुल प्रूफ गारंटी दे दी गई, जिसमें अगर चूक हुई तो संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। कोई कुंभ में अगर आपराधिक वारदात हुआ तो उसका हाथों हाथ निपटारा कैसे करना है, यह भी एक तरीके से प्लान कर लिया गया है, और ऐसा अब से पहले कभी नहीं हुआ था। और ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि प्रयागराज महाकुंभ का इस बार का आयोजन इतिहास रचने वाला है, क्योंकि इस तरह की तैयारी, इतनी अभूतपूर्व तैयारी पहले कभी नहीं की गई। 4000 हेक्टेयर में फैला मेला क्षेत्र और 50 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान। ऐसे में एक एक श्रद्धालु को कैसे ट्रैक करेंगे आप? तो इसका भी जवाब सुन लीजिए। इसके लिए सरकार ने इस बार डिजिटल रजिस्ट्रेशन लागू किया है, जिसमें हर श्रद्धालु को एक यूनिक आई कार्ड मिलेगा। जिस तरह से आपके पास आधार कार्ड होता है, कमोबेश उसी तरीके का, और जिसमें कि आपकी पूरी जानकारी होगी, और एक कार्ड डिजिटली ट्रैक भी किया जा सकता है। यानी कि अगर आप ये पॉकेट में रख के इसको घूम रहे हैं मेला क्षेत्र में, तो इस समय आपकी लोकेशन मेला में कहां है, वो अगर प्रशासन चाहे तो उसको ट्रैक कर सकता है, वो देख सकता है कि इस समय आप किस पॉइंट पे मौजूद हैं। तो महाकुंभ की भीड़ में लोगों के बिछड़ने की कहावतें चलती रही हैं, कहानियां हैं, सदियों से सुनी सुनाई जाती रही हैं। कुंभ में बिछड़े भाई, इस तरह की कहानियां, इस तरह की कहावतें आपने सुनी होगी। लेकिन योगी इस बार पुरानी धारणा को तोड़ने और बदलने की पूरी तैयारी में है। डिजिटल ट्रैकिंग तय करेगा कि महाकुंभ में एक भी श्रद्धालु न खोए। अगर किसी के गुम होने की सूचना मिलती है
तो एआई से यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस डिजिटल कैमरा तुरंत एक्टिव हो जाएगा और उस व्यक्ति को जो यूनिक आईडी कार्ड दिया गया है उसके जरिए उसे तुरंत खोजने का काम शुरू हो जाएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तुरंत उसकी सूचना शेयर कर दी जाएगी और इस तरीके से इस बार यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इस महाकुंभ में, इस महामेले में एक भी आदमी अपनों से बिछड़े नहीं। तो जिले के तौर पर महाकुंभ क्षेत्र में 4 तहसीलें बनाई गई है जिसे 25 सेक्टरों में बांटा गया है। हर सेक्टर एक मजिस्ट्रेट की देखरेख में रहेगा, जबकि सुरक्षा व्यवस्था के लिए मेला क्षेत्र में 56 थाने बनाए गए हैं और 155 पुलिस चौकियां भी, यानी हर 70 एकड़ पर एक थाना और हर 25 एकड़ पर एक पुलिस चौकी। सुरक्षा के इतने तगड़े इंतजाम आज तक दुनिया के किसी भी मेले में नहीं किया गया। मेला परिसर में 40,000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की तैनाती रहेगी, जो जल, थल और आसमान तीनों से इस मेले की निगरानी कर रहे होंगे। 20 एकदम आधुनिक ड्रोन आसपास के 2400 जो क्षेत्र हैं उसकी 24 घंटे महाकुंभ की जो है निगरानी करेंगे, उसकी हर छोटी बड़ी गतिविधियों पर नजर रखेंगे और 2700 से ज्यादा हाई डेफिनेशन सीसीटीवी कैमरों का नेटवर्क इससे जुड़ा हुआ रहेगा, जिसे सेंट्रल कमांड संचालित करेगा। यानी कि मेला क्षेत्र के चप्पे चप्पे की निगरानी 24 घंटे की जाएगी और पूरे मेला क्षेत्र में कहीं भी किसी भी तरह की अव्यवस्था, असुविधा, बदइंतजामी अगर दिखाई देती है तो जो सेंट्रल कमांड है मेला का, वहां बैठे हुए अधिकारियों को इसके बारे में तुरंत पता चल जाएगा और उसे तुरंत सॉल्व करने को लेकर के काम शुरू कर दिया जाएगा। तो मेला क्षेत्र में संगम किनारे पुलिस वालों की मौजूदगी कैसे रहेगी, यह भी जानिए जरा। तो जो नदी के किनारे का इलाका होगा वहां सादी वर्दी में पुलिस वाले तैनात रहेंगे और जो इस बार नई चीज देखने को मिल रही है वो है डाइविंग रोबोट। नदी के किनारे डाइविंग रोबोट तैनात किए गए हैं और ये पानी में तैरने वाले रोबोट हैं जो कि लोग अगर डूब रहे होंगे तो पलक झपकते उनके पास चले जाएंगे और उन्हें बचाकर बाहर ले आएंगे। कैसे ले आएंगे, इन्हें ऑपरेट करने के लिए जो किनारे पर मौजूद सुरक्षा कर्मी हैं उनको किस खास तरह की ट्रेनिंग दी गई है, वो आपको एक विजुअल के जरिए, एक तस्वीरों के जरिए हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस समय जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं ये वही रोबोट तैराक है जो कि लोगों की जान बचाने के लिए इस बार तैनात किया गया है। और आप देख सकते हैं कि ये एक छोटी बोट की तरह है और इसे कहीं से भी बैठ के कंट्रोल किया जा सकता है, ऑपरेट किया जा सकता है और जहां पर भी कोई आदमी अगर डूब रहा होगा या किसी मुश्किल में होगा तो इस रोबोट को तुरंत उसके पास भेजा जा सकता है और फिर इसका सहारा लेकर उस आदमी को आसानी से किनारे तक लाया जा सकता है। तो इस बार इतना फुल प्रूफ इंतजाम किया जा रहा है और इस बार प्रयागराज महाकुंभ का जो सबसे बड़ा आकर्षण होने वाला है वो एक बार फिर से 5 स्टार टेंट सिटी है। 2019 के जो अर्ध महाकुंभ हुए थे उसमें खास तौर से इसे विदेशी पर्यटकों के लिए तैयार किया गया था और तब इसकी दुनिया भर में खूब चर्चा हुई थी। इस बार ये टेंट सिटी प्रयागराज महाकुंभ के सेक्टर 20 में बनाई जा रही है जो अरैल इलाके में है और इसकी ऑनलाइन बुकिंग भी आप करा सकते हैं। 2000 से ज्यादा स्विस कॉटेज और बेड वाली इस टेंट सिटी में क्या क्या होगा, क्या क्या सुविधाएं होंगी, एक बार वो भी जरा देख लीजिए। तो इसमें 3-4 तरह के टेंट बनाए गए हैं। पहला है डॉर्मेट्री टेंट जिसमें कि एक बेड की बुकिंग होगी, मतलब कि एक डॉर्मेट्री में कई सारे बेड होंगे और आप एक बेड की बुकिंग कर सकते हैं अपनी सुविधा या अपनी जरूरत के हिसाब से। दूसरा स्विस कॉटेज है जो कि 250 से 400 स्क्वायर फुट का होगा। तीसरा महाराजा कॉटेज है जो 500 स्क्वायर फुट में होगा और चौथा सुपर डिलक्स टेंट विला है जो कि 900 स्क्वायर फुट का है, यानी कि यूं समझिए कि एक ठीक ठाक घर ही कह लीजिए उससे। तो इन सब का जो किराया भी होगा वो जाहिर सी बात है सुविधा और स्पेस के हिसाब से 1500 रुपए से लेकर 35,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से हो सकता है। अगर आप एक
डॉर्मेट्री में एक बेड बुक करेंगे तो हो सकता है आपको 1500 रुपए बुक देने पड़े, लेकिन अगर आप पूरा एक टेंट विला लेना चाहते हैं किराए पे तो आपको 35,000 रुपए रोज के पे करने पड़ेंगे। तो इन 5 स्टार टेंट्स में एसी, डबल बेड, मैट्रेस, सोफा सेट, कस्टमाइज्ड इंटीरियर्स, राइटिंग डेस्क, इलेक्ट्रिक गीजर, फायर एक्सटिंग्विशर, रजाई, कंबल, मच्छरदानी, वाईफाई, डाइनिंग एरिया और कॉमन सिटिंग एरिया जैसी तमाम सुविधाएं उपलब्ध रहेगी और ये टेंट 1 जनवरी से 5 मार्च तक चालू रहेंगे। तो इस तरीके से इस महाकुंभ को कैसे एक तरीके से आरामदायक, सुविधाजनक और हर तरह के लोगों के लिए यहां आकर जो पुण्य कमाने का जो मौका है वो मिल रहा है इस महाकुंभ में इस बार, वो उसकी एक छोटी सी बानगी है। महाकुंभ के आयोजन में पहली बार जो अगर सबसे बड़ी चुनौती दिख रही है तो सुरक्षा की चुनौती तो हमेशा से रही है, लेकिन साफ सफाई की चुनौती भी बहुत बड़ी है, क्योंकि जितनी बड़ी संख्या में लोग आते हैं उतनी ज्यादा चुनौती ये बड़ी होती है साफ सफाई। लेकिन योगी ने, सरकार ने इस बार इसका भी पूरा फुल प्रूफ इंतजाम कर लिया है और इसके तहत महाकुंभ इलाके में 100% सीवरेज ट्रीटमेंट की व्यवस्था हो चुकी है। यानी कि यहां से निकलने वाले गंदे पानी को सीधे नदी में प्रवाहित करने के बजाय उसे पहले ट्रीट किया जाएगा, उसे साफ किया जाएगा और उसके बाद उसे जल स्रोत में छोड़ा जाएगा। उसी तरीके से आम श्रद्धालुओं के लिए 1.5 लाख से ज्यादा टॉयलेट बनकर तैयार हैं। अभी एक तरीके से कुंभ को शुरू होने में 1 महीने से ज्यादा का वक्त है, लेकिन तैयारियां ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी हैं और 1.5 लाख से ज्यादा जो टॉयलेट हैं वो तैयार किए जा चुके हैं। महाकुंभ को जिले का दर्जा देने का जो सबसे बड़ा फायदा हुआ है उसको भी समझिए कि वो क्या क्या फायदे हुए। तो जिले का दर्जा मिलने से प्रयागराज को मोदी सरकार की जो स्मार्ट सिटी प्लान है उसका फायदा भी मिला और उसके तहत रेलवे ओवरब्रिज, रेलवे अंडरब्रिज, सड़कों का चौड़ीकरण, चौराहों का सौंदर्यीकरण, संगम तट पर कटान रोककर उसे रिवर फ्रंट के तौर पर डेवलप करने का काम और श्रद्धालुओं को साफ सुथरा पानी सुनिश्चित कराने के लिए, साफ सुथरा पानी मुहैया कराने के लिए जो इंतजाम किए जाने चाहिए वो सब इसी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जो पैसा, जो फंड आया उसका इस्तेमाल उसमें हुआ है। योगी सरकार इन सब से जुड़ी 421 परियोजनाओं पर करीब 5,500 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है अभी तक, जबकि केंद्र सरकार ने भी 2,100 करोड़ रुपए का स्पेशल ग्रांट इस बार यूपी सरकार को दिया है। तो महाकुंभ के मौके पर जब इतना बड़ा आयोजन हो रहा हो तो जाहिर है बहुत सारे लोगों को लगेगा कि ये तो कमाने खाने का बहुत बड़ा मौका है। और अगर आप देखेंगे तो कुंभ के इतिहास में ये बहुत सारे लोगों के लिए वाकई कमाने खाने का बड़ा मौका होता रहा है और समाजवादी पार्टी अभी से इसी की आड़ में भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है सरकार। लेकिन यहां पर 2013 का प्रयागराज महाकुंभ को याद करना जरूरी है। तब यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और तब महाकुंभ का जिम्मा समाजवादी सरकार के कद्दावर मंत्री रहे आजम खान और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के तौर पर शिवपाल यादव के हाथों में था। और महाकुंभ की तैयारियों को लेकर तब शिवपाल यादव का एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था, जिसमें वो अधिकारियों से कहते सुनाई दे रहे थे कि ईमानदारी से काम करो, कमीशन में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। लेकिन योगी ने इस बार ये सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश की है कि उनके शासनकाल में हो रहे पहले महाकुंभ का आयोजन हर मायने में शानदार हो और यूपी को धार्मिक पर्यटन का सबसे बड़ा केंद्र बनाने का जो उनका विजन है उसको एक नई ऊंचाई दे। तो आज का मूड मीटर में वक्त इतना ही था। मुझे दीजिए इजाजत।